हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर कृषि, उसमें हमने कृषि के प्रमुख प्रकार एवं जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं एवं अन्य खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए जो कृषि का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसी में आगे पढ़ेंगे अखाद्य फसलें। ठीक है, कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर, इसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा अखाद्य फसलें। ठीक है, अखाद्य फसलें। देखिए बेटा, अखाद्य फसलें कौन कौन सी है, मतलब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अखाद्य फसलें जो कि हमारे खाने के योग्य नहीं हैं, उन्हें अन्य आवश्यकता पूर्ति के लिए उगाया जाता है, ऐसी फसलें अखाद्य फसलें होती है, जैसे कि रबड़ है। ठीक है, सबसे पहले हम अखाद्य फसलों में रबड़ की चर्चा करेंगे। रबड़ है, ठीक है। देखिए बेटा, रबड़, वैसे ये रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है, वैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है, अर्थात भूमध्य रेखीय या भूमध्य रेखा के समीप वाले क्षेत्र में, यहाँ रबड़ के लिए जो अनुकूल क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, वहाँ पर रबड़ की खेती की जाती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी, विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियां या इसकी रबड़ की खेती करने के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, वो कौन कौन सी है? भौगोलिक दशाएं। ठीक है, रबड़ की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। ठीक है, इनमें हम सबसे पहले देखेंगे इसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता है। ठीक है, जलवायु कैसी होनी चाहिए या किस प्रकार की जलवायु प्रदेशों में यह खेती की जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हम फिर तापमान, वर्षा, मिट्टी, इन सभी आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में देखेंगे। देखिए बेटा, आवश्यक जो भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले जलवायु। ठीक है, रबड़ की खेती के लिए जो जलवायु है किस प्रकार की सर्वाधिक उपयुक्त है? नम एवं आर्द्र, नम और आर्द्र जलवायु। ठीक है, नम और आर्द्र जलवायु रबड़ की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसी के साथ साथ इस खेती के लिए तापमान, औसत वार्षिक तापमान लगभग कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रबड़ की खेती के लिए औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा रबड़ की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर। ठीक है, आवश्यक होती है या अनुकूल होती है। ठीक है, और इस खेती के लिए जो मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है वह है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो रबड़ की खेती है, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक अनुकूल भौगोलिक दशाएं वो है, इसके लिए जलवायु नम और आर्द्र, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तथा वर्षा औसत वार्षिक 200 सेंटीमीटर, और इसके लिए लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है या उपयुक्त होती है। ठीक है,
इसके अलावा रबड़ की खेती के भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो भारत में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं मेघालय में गारो पहाड़ियाँ, ठीक है, मेघालय में गारो पहाड़ियों में सर्वाधिक मात्रा में रबड़ की खेती की जाती है, रबड़ उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भारत में रबड़ की जो उत्पादकता है, ठीक है, अर्थात विश्व में रबड़ की जो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है, वह सर्वाधिक उत्पादकता विश्व में कहाँ पर पाई जाती है? भारत में, ठीक है। मतलब विश्व में सर्वाधिक रबर की जो उत्पादकता पाई जाती है वह भारत में पाई जाती है। भारत सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर रबर उत्पादन करता है, ठीक है। तो विश्व के देशों में जो रबर का उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर रबर का उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है जो क्या है, उद्योगों में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है बेटा रेशेदार फसलें, ठीक है, रेशेदार फसलें। देखिए कौन कौन सी रेशेदार फसलें हैं। प्रमुख रेशेदार फसलों के बारे में देखते हैं, जो कि वो भी अखाद्य फसलें है, ठीक है। रेशेदार फसलें, इस अखाद्य फसलों में ही रेशेदार फसलें, ठीक है। रेशेदार फसलें भारत में प्रमुखतः 4 प्रकार की रेशेदार फसलें मुख्यतः बोई जाती है, जिनमें कपास, सन, जूट एवं प्राकृतिक रेशम, ठीक है, प्राकृतिक रेशम, ठीक है। इन 4 प्रमुख रेशेदार फसलों की खेती भारत में की जाती है, ठीक है। 4 प्रमुख रेशे भारत में उत्पादित किए जाते हैं। इनमें से जो धरातल पर या मिट्टी में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख फसलें, रेशेदार फसलें जो कि मिट्टी में उगाई जाती हैं, ठीक है। ये तीनों फसलें कहाँ पर उगाई जाती है? मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में उगाई जाती है, ठीक है। जबकि जो प्राकृतिक रेशम है, यह रेशम क्या है? रेशम के कीड़ों से, जो रेशम के कीड़े होते हैं, धरातल पर न उगा करके रेशम के कीड़े, ठीक है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उन कीड़ों के कोकून से, रेशम के कीड़ों के कोकून से क्या किया जाता है? यह प्राकृतिक रेशम प्राप्त किया जाता है, जो कि कहाँ पर पलते हैं ये रेशम के कीड़े? यह पलते हैं मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर, ठीक है, मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर या सहतूत, ठीक है, सहतूत आप सभी जानते होंगे। सहतूत की हरी पत्तियों पर, सहतूत पेड़ की हरी पत्तियों पर, ठीक है, हरी पत्तियों पर पलते हैं, जिसके माध्यम से यह प्राकृतिक रेशम तैयार किया जाता है, प्राकृतिक रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। तो रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है वह क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन कहलाता है,
ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है वही क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन कहलाता है, ठीक है। सेरीकल्चर, जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है, इसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, जो रेशम के कीड़ों को पालन रेशम उत्पादन किस नाम से जाना जाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम उत्पादन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में प्रमुख रूप से जो प्रमुख रेशेदार फसल है जो भारत में उगाई जाती है वह है कपास, ठीक है। कपास देखिए बेटा, कपास कपास का उत्पादन भारत में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है। और यह चीन के बाद कपास उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर जो कपास है, कपास वैसे भारत में या भारत का मूल जन्म स्थान अगर माना जाता है कपास का तो कौन सा है, भारत को माना जाता है, ठीक है। भारतीय मूल का पौधा है, भारतीय मूल का पौधा, ठीक है। या फिर अर्थात ये कह सकते हैं कपास की जन्म स्थली क्या है, मूल रूप से मूलतः कपास कहाँ से सर्वप्रथम कहाँ से उत्पादित किया गया था, इसे इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, कपास की उत्पत्ति भारत में ही मानी जाती है, ठीक है, भारत में, ठीक है। तो ये भारत का पौधा है, भारत में ही इसका उत्पादन सबसे पहले किया गया था कपास का, और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक कच्चे माल के रूप में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उत्पादित किया जाता है, कच्चे माल के रूप में उत्पादित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, ठीक है बेटा। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। भारत, अभी मैंने बताया था कि भारत विश्व में चीन के बाद, ठीक है, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, कपास उत्पादक देश है, ठीक है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, ठीक है। अब इसके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है, ठीक है। कपास उत्पादन के लिए जो अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं वह कौन कौन सी है, एक बार उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर भारत में मुख्यतः कहाँ कहाँ पर उत्पादित की जाती है, ठीक है। तो कपास के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, अनुकूल भौगोलिक दशाएं, ठीक है। सबसे पहले जलवायु, कपास के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी मानी जाती है, तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है। अर्थात कपास किस जलवायु का पौधा है, समशीतोष्ण जलवायु का पौधा माना जाता है, ठीक है। इसके लिए तापमान, कपास के लिए औसत वार्षिक तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस
सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तथा 200 दिन, कपास की खेती के लिए 200 दिन पाला रहित, 200 दिन पाला रहित, खिली धूप, ठीक है, खिली धूप एवं साफ मौसम की आवश्यकता है, ठीक है। पाला रहित, 200 दिन पाला रहित एवं खिली धूप की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। यह एक खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में लगभग कितने महीने लग जाते हैं? 6 से 8 महीने, 6 से 8 महीने में यह पक कर के तैयार होती है, ठीक है। इसके लिए वर्षा, कपास की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल मानी जाती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर अनुकूल है, ठीक है। तथा मिट्टी, ठीक है, मिट्टी कौन सी चाहिए इसके लिए? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, काली मिट्टी एवं धरातल समतल होना चाहिए, ठीक है। समतल धरातल सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। इस प्रकार से ये कपास की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। इस प्रकार से है कि जलवायु अर्थात कपास की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त है, या फिर ये कह सकते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है कपास, ठीक है। इसके लिए औसत वार्षिक तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा 200 दिन पाला रहित और खिली धूप की आवश्यकता होती है और यह पक कर के 6 से 8 महीने में तैयार हो जाती है कपास की फसल। और वर्षा, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता है तथा इसके लिए समतल धरातल और काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। इसके बाद में कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रमुख कपास उत्पादक राज्य। भारत में मुख्यतः कौन कौन से राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। वैसे दक्कन पठार का जो शुष्क भाग है, जो कि काली मिट्टी युक्त जो भूभाग है, वो है सर्वाधिक मात्रा में कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। आदि ये सभी मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अगली रेशेदार फसल है वह है जूट, जिसे गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जूट, देखिए बेटा, जूट, इसे सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर, ठीक है, सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जूट की खेती मुख्यतः इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो भौगोलिक दशाएं हैं वह कौन सी है? इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, सबसे पहले इसके लिए जो जलवायु है, उपयुक्त जलवायु कौन सी चाहिए? तो जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु है उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है
तथा तापमान औसत वार्षिक 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, औसत वार्षिक तापमान सर्वाधिक उपयुक्त है। एवं इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा, जूट की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक उपयुक्त है, ठीक है। तथा मिट्टी की बात करें, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जलोढ़ मृदा, ठीक। अब बात करें भारत में जो जूट की जो फसल पैदा की जाती है, जो जूट उगाया जाता है, उसमें कौन सी किस्म का जूट भारत में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। तो भारत में जो जूट उगाया जाता है उसकी जो वैरायटी है वह है मेस्टा किस्म, मेस्टा किस्म की जो जूट उगाई जाती है भारत में, ठीक है। मेस्टा किस्म की जूट उगाई जाती है जो कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार की जूट है, ठीक है, जिसका उत्पादन केवल भारत में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है। मेस्टा किस्म की जूट का उत्पादन भारत में किया जाता है जो कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार की जूट का उत्पादन देती है, ठीक है। अब इसका उपयोग इस जूट का उपयोग किस में किया जाता है, तो जूट का उपयोग किया जाता है बोरे बनाने में, पैकिंग सामग्री, टाट पट्टी, चटाई, ठीक, चटाई, दरी पट्टियाँ, ठीक है, आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दरी पट्टियाँ, रस्सी, ठीक है, तंतु व धागे, गलीचे, दस्तकारी की वस्तुएं आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसकी उच्च लागत के कारण जूट की जो फसल के द्वारा या जूट के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है उनको बनाने में उच्च लागत आने के कारण, खर्च अधिक होने के कारण इसे कृत्रिम रेशों एवं पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की जो कीमत के कम होते हैं, नायलॉन से बने हुए या नायलॉन की कीमत के जो वस्तुएं बनी हुई होती है, ठीक है, उनकी क्या होती है, कीमत कम होती है, ठीक है। उनकी कीमत कम होने के कारण से इनको बाज़ार में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इनसे बनी हुई वस्तुओं को, जूट से बनी हुई वस्तुएं जो रेशम नायलॉन से बनी हुई वस्तुओं की तुलना में क्या होती है, महंगी होती है। इस कारण से नायलॉन से बनी हुई वस्तुओं से अधिकतर इन जूट से बनी हुई वस्तुओं को क्या करना पड़ता है, बाज़ार में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वह चीज़ें सर्वाधिक मात्रा में सस्ती दर पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन इनमें लागत अधिक आने के कारण से ये क्या है, बाज़ार में महंगे उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इस कारण से लागत अधिक होने के कारण से बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के होते हुए इसकी मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। अब भारत में सर्वाधिक मात्रा में जूट कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, अर्थात प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्य भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य, प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में भारत में आता है एक तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा,
और मेघालय, ठीक है, मेघालय आदि इन राज्यों में प्रमुखतया जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद में आगे बेटा ये हुई हमारी जो खाद्य और अखाद्य फसलों की जो बात थी। प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं और अखाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, उनकी चर्चा होती है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। ठीक है, कि कृषि के सुधार के लिए किस किस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है और क्या क्या संस्थागत सुधार सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इन सभी के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।